आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्कैम रहबरी खेल पॉलिसी के अंदर जो स्कैम हुआ, उस स्कैम के बारे में। जम्मू कश्मीर के अंदर जब आजकल आप माननीय सतीश शर्मा जी को देखते हैं कि वो हर अपनी बाइट में ये कहते हैं कि हम रहबरी खेल को रेगुलाइज करने के लिए जा रहे हैं। वहीं पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनको रेगुलाइज कैसे किया जाएगा। वहीं पे बात करें जो अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू एंड कश्मीर की फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स हैं, उनका कहना है कि ये आर्टिकल 14 और 16 की वायलेशन है, जो कि हमारी कंसिस्टेंसी में रिक्रूटमेंट पर ईयर होनी चाहिए, वो पिछले एक डेकेड से नहीं हुई है। उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया जाए। एज इट इज़, मैं एक केस आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस केस के अंदर 3 रिटें ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर हुई और 3 रिटें हाई कोर्ट के अंदर दायर होने के बाद फिर 2 रिटें फिर से एक सिंगल बेंच में, एक डबल बेंच में होती है और उस डायरेक्शन के बावजूद इसी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कोई भी डायरेक्शंस को नहीं माना, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरारों के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जजमेंट दी, उसको भी नहीं माना। उसके बाद कंटेम्प्ट फाइल हुई, वो भी विड्रा करवाई गई और इस केस में भी कंटेम्प्ट फाइल हुई, वो कंटेम्प्ट डिसमिस हो गई। अब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर सुपीरियर है तो जम्मू कश्मीर के वो ब्यूरोक्रेट, वो बाबू लोग, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो कमिश्नर सेक्रेटरी किसी भी हाई कोर्ट के सिंगल जज का ऑर्डर तो मानते ही नहीं है जस्टिस का। वो डबल बेंच में जाते हैं, डबल बेंच का ऑर्डर भी अपहेल्ड होता है तो भी नहीं मानते हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर फटकारता है, कहता है कि वापस हाई कोर्ट जाओ और रिव्यू फाइल करो। फिर हाई कोर्ट में आकर रिव्यू फाइल करो। पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, जो पैसा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर है, वो हमारा पैसा है। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट तक खर्च किया जाता है और कोई पूछताछ नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई सिंगल बेंच में भी अपनी गुजारिश लेकर जाए, कोर्ट ये चीज़ ऑब्जर्व करे कि ये केस जो है, ये केस डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के 13 जोन, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के 13 जोन। और स्कैम ये है कि जो रहबरे खेल पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर इसका चेयरमैन था और इस चेयरमैन की प्रेजेंस में ही सारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस का सिलेक्शन होना था, इनके वाइवे होने थे, इनकी लिस्ट जो बननी थी, ये चेयरमैन की चेयरमैनशिप के अंडर ही बननी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर खालिद जहांगीर साहब, जो डीसी थे उस वक़्त के 2019 के, उस खालिद जहांगीर साहब ने अपनी एब्सेंस में एलो कर दिया सिलेक्शन लिस्ट बनाने के लिए एक टीचर को, जो टीचर इंचार्ज लेक्चरर की पोस्ट पे काम करता था और उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा अपने रिश्तेदारों को, 6 लोगों को ड्रगमुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो अपने रिलेटिव थे या अपने सबॉर्डिनेट जो टीचर थे, जो जोनल ऑफिसर थे या पीटी थे, कहीं पे काम कर रहे थे, उनके रिश्तेदारों के जितने भी बच्चे थे उनको सेलेक्ट करने के लिए एक कंस्पिरेसी रची गई और वो कंस्पिरेसी कामयाब हो गई। ड्रगमुला जोन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर आज तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंस्पिरेसी इस लेवल की थी और ये कंस्पिरेसी फिजिकल एजुकेशन टीचरों की है, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। और ये वही टीचर हैं, ये वही इंचार्ज लेक्चरर हैं जिनके लिए हाई कोर्ट की डबल बेंच की जजमेंट ये कहती है कि ये लोगों ने इन सर्विस डिग्री लाई है, ये डिग्रियां वैलिड नहीं हैं। अगर इन्होंने ये फ्रॉड किया है कि जिस टाइम ये सर्विस में थे यहाँ से सैलरी ली है और वहाँ से डिग्री ली है, एक ही चीज़ वैलिड है, तो अगर ये डिग्री आई है तो ये फ्रॉड है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सीआरपीसी के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होकर क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट के तहत इन पे पर्चे लगने चाहिए थे।
लेकिन 2023 में ऑर्डर आता है, शर्मद हफीज़ साहब इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उससे पहले जो 2019 में एक पोस्ट फैक्टो सैंक्शन इनको करते हैं और 2019 में ही रहबरी खेल की रिक्रूटमेंट भी होती है। इस स्कैम के पीछे पूरा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति इससे जुड़ा है और इस चीज़ को एक्सपोज़ नहीं होने देता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा जब खालिद जहांगीर ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग जब आए, तो इन्होंने इसको एक्सपोज़ करके ही छोड़ा। अब ये जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, कल को मेरे पे एलिगेशंस लगेंगे कि भाई साहब ये तो सिर्फ़ रहबरी खेल की ही न्यूज़ करता है क्योंकि ये रहबरी खेल लगा हुआ था। लेकिन मैं जब रहबरी खेल लगा था, मैं तब से ही इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि इसके अंदर इतने लूप होल हैं। एक तो जो लोग जेन्युइन लोग इसके अंदर लगे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशंस है। अब उन बेचारों ने 7 साल अपने दे भी दिए और 7 साल देने के बाद उन लोगों को रेगुलाइज़ेशन का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर रेगुलाइज़ेशन होगी, तो वो स्कैमर भी अंदर आ जाएँगे, जो लोग स्कैम करके आए हैं, और आ जाएँगे जिन लोगों ने 2017 में एडवर्टाइज़मेंट नोटिस निकलने के बाद ट्रेनों के अंदर डिग्रियां लेकर आए और 19 में उन्होंने जब क्राइटेरिया चेक किया कि परसेंटेज के बेस पे कैसे हमको मास्टर्स डिग्री में बीपीएड डिग्री में 90% लाने हैं, तो हम दूसरे बंदे को जो जेन्युइन डिग्री होल्डर से उसको ओवरटेक कर जाएंगे। और उसके बाद वो डिग्री लाने के बाद वो लोग ये भी कर चुके कि वाइवा में कैसे सेटिंग करनी है इन टीचर्स के साथ, ताकि हम लोग सिलेक्शन ले पाए। ये सारी कहानी है रहबरी खेल की। 2028 की सिलेक्शन होती है, लेकिन ये 3 ज़ोनों की कहानी कुछ अलग है। और डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा के अंदर जो स्कैम हुआ, वो ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जो खालिद जहांगीर थे चेयरमैन इसके, वो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं थे कमेटी के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो डीएसओ था, वो इसका मेंबर था, और हर ज़ोन का ज़ोनल ऑफिसर इस कमेटी के अंदर मेंबर होता था। उन लोगों ने, और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस का एक ऑफिसर इसमें मुलाज़िम जो था वो कमेटी के अंदर था। उन्होंने ये सारा लेखा-जोखा मिलकर जो लैकुनाज़ थे स्कीम के अंदर, अपने हिसाब से लोग सेलेक्ट किए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब का कहना है, जिसके सामने ड्रगमोला, ट्रहगाम और 3 गए, 3 ज़ोनों के अलग-अलग लड़के, मोहम्मद साकिब शाह वर्सेस अदर तकरीबन 13 लड़के गए, जो 13 पोस्टों पर सिलेक्शंस द्रगमुल्ला के अंदर होनी थी। वहाँ पे ये पाया गया कि डीसी जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर था ही नहीं और प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट बन गई। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपकी प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, आप अपने चेयरमैन के पास ऑब्जेक्शंस को फाइल करें। जब ये बच्चे ऑब्जेक्शन फाइल करने गए, तो जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शंस फाइल की, कईयों को मजबूर किया गया कि आप ये ऑब्जेक्शंस विथड्रा करें, आपके साथ हम सेटल डाउन करते हैं। और इन 2 ज़ोनों का सेटल डाउन होता है, त्रेहगाम और दूसरे ज़ोन का। यहाँ पे जिन लड़कों ने ऑब्जेक्शंस फाइल की थी, वो विथड्रा करवा दी गई, लेकिन द्रगमुला ज़ोन की ऑब्जेक्शंस लड़कों ने विथड्रा नहीं की। जब उन व्यक्तियों ने ये विथड्रा नहीं की, तो जब खालिद जहांगीर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, अंशुल गर्ग आए। अंशुल गर्ग ने जब ये चीज़ देखी, तो उसने इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए ये कहा कि इस प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट को ही कैंसल कर दो। ये प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट तीनों डिस्ट्रिक्टों की कैंसल होती है, लेकिन ये दोनों की क्लियर हो जाती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, ऑब्जेक्शन को पहले ही विथड्रा कर लिया गया था। और जिन द्रगमुला ज़ोन की ऑब्जेक्शन विथड्रा नहीं हुई थी बच्चों की, उन्होंने ये कहा था कि 13 बच्चों में से 6 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, वो ज़ोन के अंदर इनके रिलेटिव्स हैं, ये कंक्रीट एविडेंस था। उसके बाद अंशुल गर्ग जी इस पे कमेटी बनाते हैं, और कहीं कमेटियाँ बनने के बावजूद, कहीं मिनट्स ऑफ द मीटिंग होने के बावजूद, ना उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग का रिकॉर्ड इन बच्चों को मिल रहा है और ना ही ऑफ़िस में कहीं वो अवेलेबल है। उसके बाद भी जब ये प्रोविज़नल लिस्ट, क्योंकि टीचरों ने जिन्होंने ये काम किया था, जिनकी डिग्रियाँ फ़ेक थी, जिनको इन किया गया था, वो फँस जाते। अब यहीं पे बात नहीं रुकती है। जो प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट में जेन्युइन कैंडिडेट थे, ये मुराद अहमद लोन ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में इसका रिलीफ डिसमिस होता है। वहाँ पे ये जब एलपीए फाइल करते हैं और एलपीए में इनका
जो क्लेम है वो क्लेम एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शंस होती हैं। 27/3/2023 को डिपार्टमेंट को डायरेक्शन होती है कि आप नया सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करें द्रगमुला जोन के अंदर। लेकिन आज तक द्रगमुला जोन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू क्यों नहीं हुआ? 7 साल हो गए, क्या कारण रहे? वहीं पे सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर डीसी की अवेलेबिलिटी इन सारे जोनों के अंदर नहीं थी, इन 2 जोनों के अंदर कैसे 2 या बाकी जोनों के अंदर कैसे सिलेक्शन लिस्ट बन गई और द्रगमुला की नहीं बनी? ये चीज़ भी स्क्रूटनाइज क्यों नहीं हुई? क्योंकि डॉक्यूमेंट जो थे आज तक बच्चों को नहीं मिले, सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई में नहीं मिली कि हमारे पास है ही नहीं ये रिकॉर्ड। किस एक लेटर में जवाब देते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि कौन कौन अटेंडेंस में थे जब ये सिलेक्शन लिस्ट बनी कमेटी के अंदर। लेकिन बच्चों की अटेंडेंस है, बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट बनी, ऑफिसरों की नहीं बनी, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की इस इरशाद अहमद लोन ने, कंटेम्प्ट की डिसमिस हो गई। लेकिन कपवाड़ा के अंदर जो रिलेटिव्स लगाए गए वो तो नहीं लग पाए, लेकिन इन टीचरों ने ये चीज़ ठान ली कि हमारे रिश्तेदार नहीं लगे, हम आपको भी नहीं लगने देंगे। इतने पावरफुल लोग थे कि इसके बीच एक आर्डर भी, जब वेटिंग लिस्ट का इशू बना, वेटिंग लिस्ट वाले भी नहीं लग रहे हैं, इसके बीच में एक आर्डर आया जब ग्रेवेंस बहुत ज़्यादा डायरेक्टर के पास आने लगी तो डायरेक्टर ने वेटिंग लिस्ट पे ही रोक लगा दी कि जो भी वेटिंग लिस्ट वाला है कोई भी ऑब्जर्व नहीं करना है। आगे किसी व्यक्ति की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसकी डिग्री फ्रॉड निकलती है, तो भी ही हम। अब अंशुल गर्ग ने उसके बाद जब डीबी में केस गया तो एक और कमेटी का गठन किया, उसमें सारे रेवेन्यू के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर और 3 बंदों की कमेटी बनाकर कहा कि आप ऑब्जर्व कीजिए इसमें फेक और फ्रॉड। वो भी असफल हो गई। उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, वो भी असफल हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि जब आप डिग्री की वेरिफिकेशन करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की वेरिफिकेशन करनी है, उसमें जब तक आप गवर्नमेंट से अप्रूव लेकर गवर्नमेंट उसको वेरीफाई ना करवाए तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सीआईडी वेरिफिकेशन भी 300 के अंदर इन लोगों की हुई है। अब बात आती है यहाँ पे आके रुकती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहबरे खेल के अंदर जो इस तरह का स्कैम हुआ है, कमेटी के अंदर जो लोग बैठे थे, वाईवे के जो पॉइंट थे, पीजी वाले को पीछे कर दिया गया, बीपी एड वाला लग गया और उसको वाईवे में मार्क्स कम दिए गए। और मार्क्स कम देने के लिए वाइवा किसी मेरिट बेस पर नहीं पूछा गया, ये सवाल पूछे गए कि आप कौन सी ट्रेन से गए थे, कौन सी ट्रेन से आए थे, उनके भी उतने ही है। और जिनको डिपार्टमेंटल कंसर्न सब्जेक्ट के सवाल पूछे उनके भी उतने ही मार्क्स हैं। और उन मार्क्सों के ऊपर सिलेक्शन हुई और जनरल कैंडिडेट जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट अब ना परमानेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, हम कहाँ जाएंगे। और वहीं पे जो रहबरे खेल के अंदर जनवन लोग थे जो मेरिट बेस पे रिक्रूटमेंट में कंटेस्ट कर सकते थे, वो कहते हैं हमने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं, 7 साल लगा दिए, हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इसी असमंजस में कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स भी है। वहीं पे जो कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी है वो इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि इनकी प्रमोशन रेगुलाइजेशन हमने करनी है एज पर पॉलिसी प्रोसेस पे। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हर एक टीचर को मैंडेटरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन की बात एक है, फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात एक है। ये लोग अगर 7 साल डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, अब इनकी प्रमोशन है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक टीचर के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अब क्या जम्मू कश्मीर सरकार इनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करती है या नहीं है? वहीं पे जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ है उनका ये कहना है कि जो कमेटी 2022 में रिपोर्ट आई थी कमेटी की, वहाँ पे फेक और जेन्युइन डिग्री होल्डर्स को टर्मिनेट करने के लिए कहा था, तो डिपार्टमेंट ने किसी को भी टर्मिनेट नहीं किया है।
उसमें से टर्मिनेशन सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ है और उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का टर्मिनेशन नहीं हुआ, डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। जिन 3 व्यक्तियों ने छोड़ा है, अगर 2700 कुछ लोगों को लगाया गया था, ये 2300 का डेटा जो रेगुलाइजेशन के लिए जा रहा है, ये किस तरह से स्क्रूटनाइज किया, इसकी भी कोई भी क्लियरिटी अभी तक नहीं है। तो अगर ये लोग जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि इनकी सिलेक्शंस हुई हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, वो डीसी ने एस्टैब्लिश करके ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कपवाड़ा के अंदर कैंसिल की है, ऐसे ही सिलेक्शंस हुई हैं, तो आप हमें बताएं कि बाकी डिस्ट्रिक्टों के अंदर ऐसी कितनी सिलेक्शंस हुई हैं, उसको सरकार कैसे स्क्रूटनाइज करेगी और फिर इन लोगों को रेगुलाइजेशन करेगी। अगर इन लोगों की रेगुलाइजेशंस बिना रिटर्न टेस्ट के हो जाएगी, क्या आर्टिकल 21A के तहत उन बच्चों का अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन जम्मू कश्मीर में फिर से होगा या नहीं, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका आर्टिकल 14 और 16 ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटमेंट कंसिस्टेंसी में पब्लिक सर्विस गारंटी है, और उस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत इन लोगों को भी कोई गारंटी नहीं है, क्या इनका कोई अधिकार नहीं है जिन लोगों ने 2019 के बाद डिग्रियां की कि वो आने वाले 10 साल में भी एम्प्लॉयमेंट ना ले सकें और वो ओवरेज हो जाए। अब इन सारे सवालों का जवाब माननीय मंत्री सतीश शर्मा जी और डायरेक्टर और कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने देना है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।